हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 जो टीचिंग एग्जामिनेशन है, जिसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। हम उनमें मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें हम 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 को कवर करने वाले हैं। हम हर रोज 20 ऐसे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो या तो एग्जाम में पूछा गया हो या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम 20 ऐसे क्वेश्चंस को रोज करने वाले हैं। और हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है? हमारा पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस px प्लस 8 बराबर 0 का वास्तविक मूल हो। तो होता यह है कि अगर रूट रियल हो, रूट वास्तविक हो, मेरा मतलब मूल अगर वास्तविक हो, तो जो d होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो या तो होता है बराबर 0 या फिर d होता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, या d बराबर 0 होगा या फिर d ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0। ठीक है, अब ये जो d है वो क्या होता है? d होता है b² माइनस 4ac। तो यहां से अगर हम b² माइनस 4ac कैलकुलेट करें, जो हमारा इक्वेशन है 2x² प्लस px प्लस 8, यहाँ पे जो b है वो है p। तो यहाँ पे जो d हमारा होगा वो क्या होगा? d होगा हमारा p² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 4ac। ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब है कि p² माइनस 4 टू 8 8 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि p² जो है वो p² माइनस 4 या p² बराबर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 64। और यहां से अगर हम p का वैल्यू फाइंड करेंगे तो p होगा एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और दूसरा जो होगा वो होगा p इज लेस देन और इक्वल टू -8। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक प्लस और एक माइनस आता है। तो यहाँ पे जो p का वैल्यू होगा वो होगा या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 या फिर लेस देन और इक्वल टू -8। जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और बी ऑप्शन है p इज लेस देन और इक्वल टू -8। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑप्शन ए और बी, इसका मतलब हमें ऑप्शन डी के साथ जाना पड़ेगा, जो है हमारा मोर देन अबव। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मोर देन अबव। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या है? अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर जाने में उसी स्थान पर वापस आने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अगर हमें धारा की गति ज्ञात करना हो, देखो क्या है कि अगर हम बोट को अलोंग द स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल लेके जाएंगे तो बोट का स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम स्ट्रीम की स्पीड को मान ले x तो वो हो जाएगा ऐड, अगर हम धारा के अनुकूल मतलब अलोंग द स्ट्रीम चलेंगे। लेकिन वही अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जो स्ट्रीम का स्पीड है, जो धारा का स्पीड हो जाता है माइनस। हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि हमें 32 किलोमीटर जाना है, 32 किलोमीटर हमें कवर करना है, जाना भी है और आना भी है, और जाने और आने में जो समय लग रहा है उनका डिफरेंस हमें दे रखा है 1 hour। इसका मतलब ये है कि अगर हम आने में समय लगा रहे हैं 32/24 माइनस एक्स, ये हो गया टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, ये बराबर हमारा क्या है 32/24 प्लस एक्स प्लस 1 hour। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर आना हो, हमें अगर विपरीत दिशा में नाव को लेके आना हो, तो जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा? जाने में जितना समय लग रहा है उनसे 1 घंटा ज्यादा। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं? यहां से हम अगर इसको ऐसा लिखे 32/24 माइनस एक्स, और उनको लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा ऐसा 32/24 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से हमें x को फाइंड आउट करना है, और यहां से अगर हम x को फाइंड आउट करने चले ट्रेडिशनल मेथड से तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलना है जो थोड़ा लेंदी होगा। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ऑप्शंस को यहाँ डालने वाले हैं। हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा कोई ऑप्शन यहाँ पे सेट हो रहा है। हम पहले रखेंगे 4, अगर हम x की जगह रखेंगे 4 तो क्या होगा 32/20 माइनस 32/28, जो कभी भी हमें 1 नहीं देगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे x की जगह 8 रखते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है? 32/24 माइनस 8 होता है कितना? तो 16, माइनस 32/24 प्लस 8 होता है 32। यहाँ से 16 2 जा 32, 32 1 जा 32, इसका मतलब 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है
जो कि 8 किलोमीटर पर आवर है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा धारा का चाल होगा वो क्या होगा, वो होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम ऑप्शन सी को पुट करें तो देखो ऑप्शन सी को पुट करेंगे तो क्या होगा 32/24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 22 माइनस 32/24 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 26। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें 1 नहीं देगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। हमारा जो तीसरा सवाल है वो क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7 13 19 डॉट 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 247। हमें एक एपी गिवन है 7, 13, 19, डॉट डॉट डॉट, 247 और इनका हमें मध्य पद मिडिल टर्म निकालना है। अच्छा, अगर हमें इनका मिडिल टर्म निकालना हो तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इनमें टर्म्स है कितना। तो यहाँ पे अगर हम एपी को देखें तो यहाँ पे हमें ए गिवन है 7, हमें डी गिवन है 13 माइनस 7 विच इज 6 और हमें यहाँ पे ए एन गिवन है विच इज 247 जो हमारा लास्ट टर्म है। जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमें ए एन गिवन है 247, यहाँ से हम एन को कैलकुलेट करने वाले हैं। जो हमारा ए है वो है 7 प्लस एन माइनस जो हमारा डी है वो है 6। ठीक है, अगर हम 7 को लेते आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 247 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 240 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ से अगर 6 को हम इधर लेते हैं तो ये डिवाइड कर देगा और ये होगा 6 से 40 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये हो गया हमारा 40 बराबर एन माइनस 1। दिस इंप्लाइज जो एन हमारा आएगा वो आएगा 41। ये जो है हमारा एन ये 41 है, इसका मतलब हमारे पास जो एपी में टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो है 41। हमें निकालना मिडिल टर्म है क्या, तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा 41 प्लस 1 बाय टूथ टर्म। 41 प्लस 1 बाय टूथ टर्म जो होगा वो होगा इनका मिडिल टर्म और इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया 42/2 विच इज इक्वल टू 21। इसका मतलब 21st टर्म जो होगा वो होगा इनका मिडिल टर्म और अगर हम यहाँ से 21st टर्म को कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, वो होगा a प्लस 20d। ओके, हमारा जो a है वो क्या है 7 प्लस 20 और जो हमारा d है वो है 21, सॉरी d 21 नहीं, d है हमारा 6, एक सेकेंड, d हमारा है 6। तो a प्लस 20d मतलब 7 प्लस 20 इंटू डी विच इज 6। ये हो गया हमारा 7 प्लस 20 6 होता है 120 विच इज इक्वल टू 127। तो इसका मतलब ये है कि जो इन एपी का जो 7 13 19 247 डॉट 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 247 गिवन है, इनका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा 127। ठीक है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी जो कि है इनका करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। जो हमारा तीसरा सवाल है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। हमें एक रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 गिवन है कि समांतर और बिंदु -2, 3 से गुजरते हुए एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो क्या है कि एक कोई रेखा है, मान लो ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन दे रखा है हमें 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है और और ये जो दूसरा लाइन है वो पास कर किस पॉइंट से कर रहा है, तो वो पास कर रहा है -2, 3 से। ठीक है, तो देखो जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो दोनों लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है बराबर। जब कभी भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनका स्लोप होता है बराबर। तो हम करने क्या वाले हैं, हम पहले जो लाइन है उनके इक्वेशन से निकालते हैं इनका स्लोप। अगर हम यहाँ से इसका स्लोप निकाले तो देखो होगा क्या, अगर हम 4y कैलकुलेट करें तो 4y होगा क्या, 4y होगा 3x प्लस 2। यहाँ से अगर हम y निकालें तो ये होगा हमारा 3/4x प्लस 2/4। ठीक, तो ये हमारा आ गया किस फॉर्म में, तो mx प्लस c के फॉर्म में। इसका मतलब जो इसका स्लोप है वो क्या हो गया 3/4। इसका मतलब यहाँ पे जो m होगा वो होगा 3/4। अब क्या है कि क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो इनका जो स्लोप होगा पहले लाइन का वही होगा दूसरे लाइन का स्लोप। अगर हम यहाँ पे m1 से दिखा रहे हैं पहले लाइन की स्लोप को, तो ये जो m2 होगा ये भी क्या होगा 3/4 जो दूसरे लाइन का स्लोप होगा। अब अगर हमें किसी भी लाइन में लाइन का इक्वेशन चाहिए और उनका एक पॉइंट हमें गिवन हो और हमें उनका स्लोप गिवन हो तो हम इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो अगर हमें स्लोप गिवन हो मान लो m2 और मान लो कोई पॉइंट गिवन हो x1 y1, तो अगर हमें इनका इक्वेशन चाहिए तो क्या होता है, वो होता है y माइनस y1, एक सेकेंड, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट गिवन है -2, 3 जो कि हमारा x1 और y1 होगा और m2 हमारा 3/4 है। तो हम यहाँ पे करने वाले इनको पुट, तो होगा क्या y माइनस जो हमारा y1 है वो है 3 बराबर m2 क्या गिवन है हमें, m2 हमारा है 3/4 इंटू x माइनस x1 और जो x1 है वो है -2 तो ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस।
ठीक है, अब हम करने वाले हैं इनको सॉर्ट आउट। एक सेकेंड, अगर हम इनको थोड़ा सॉल्व करें तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या, तो ये 4 को हम क्रॉस करा रहे हैं तो ये हो गया 4y माइनस 12, ये बराबर हो गया हमारा 3x प्लस 6। और अगर हम सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में भेजते तो क्या होगा, इधर 0 बराबर 3x माइनस 4y और 6 इधर है और 12 इधर है, तो 6 प्लस 12 हो जाएगा प्लस 18। तो एक तो इक्वेशन हमारा आ गया 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0, जो हमें दिख रहा है कहाँ, 3x माइनस 4y प्लस 18, जो कि दिख रहा है हमें सी नंबर में। लेकिन क्या अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले तो क्या हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमें देगा क्या, माइनस 3x प्लस 4y माइनस 18। ओके, और ये माइनस इधर आके हो गया 0, तो हमें दे क्या रहा है, माइनस 3x प्लस 4y माइनस 18 बराबर 0। अगर हम इसको अरेंज करें, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 4y माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। क्या हमें ऑप्शन में ये भी गिवन है 4y माइनस 3x माइनस 18, तो हाँ बिल्कुल गिवन है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इनमें दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ नंबर के सवाल में, पांचवें सवाल में। देखो जो हमारा पांचवा सवाल है वो क्या है, यदि यदि a प्लस बी बराबर सी, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर क्या होगा। अच्छा, हमें गिवन क्या है, a प्लस बी हमें गिवन है c के बराबर, ठीक है, और हमें चाहिए क्या, tan a इंटू tan b इंटू tan c। हम क्या करने वाले हैं, इनमें दोनों साइड लगा देने वाले हैं हम tan, ये होगा tan a प्लस बी बराबर tan c। ओके, अब tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, ये होता है हमारा tan a प्लस बी का फॉर्मूला। और इधर हमें गिवन है tan c। अब हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है tan a प्लस tan b बराबर, अब हमको मल्टीप्लाई अगर करें इनको तो ये हो जाएगा हमारा tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। हमें चाहिए क्या, यही चाहिए tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो इस पूरे को उठा के लेते आते हैं हम लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो है उनको भेज देते हैं हम राइट साइड में। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये बराबर हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा tan c माइनस tan a माइनस tan b। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, tan c माइनस tan a माइनस tan b, जो हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में, tan c माइनस tan a माइनस tan b। यस, तो इनका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब बढ़ते हैं हम छठे सवालों की ओर। जो हमारा छठा सवाल है वो क्या है, इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम a sum becomes 2 times itself at the rate of 5% per annum simple interest. What will be the rate of interest if the same sum becomes 5 times itself in the same duration? एक निश्चित अवधि में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि स्वयं से दोगुनी हो जाती है, यदि समान अवधि में वही राशि स्वयं से 5 गुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। तो हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, मान लेते हैं ऐसा कि प्रिंसिपल जो है वो है 1। अगर P1 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो हमारा अमाउंट होगा, जिसको हम कहेंगे मिश्र धन, वो हो जाता है 2 टाइम्स विच इज 2, ठीक है, और हमें रेट गिवन है 5%। यहाँ अगर अमाउंट और प्रिंसिपल हमें गिवन हो तो हम यहाँ से SI कैलकुलेट कर सकते हैं, और SI क्या होगा, 2 माइनस 1 विच इज 1। अब हमें SI गिवन है, P गिवन है, R गिवन है, तो हम यहाँ से आराम से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हो गया हमारा P इंटू आर जो है 5 इंटू टी हमें कैलकुलेट करना है बाय 100। यहाँ से हम 520 टाइम्स में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमें जो यहाँ पे टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 20 ईयर्स, ठीक है। तो 20 ईयर्स हमें टाइम मिले। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि समान अवधि में इसी टाइम में वही राशि स्वयं से 5 गुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। वही राशि 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब अब जो प्रिंसिपल पहले जो P था 1, अब वो अमाउंट क्या बन जा रहा है, अब अमाउंट बन जा रहा है 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना, मतलब बन रहा है 5। तो अब अमाउंट क्योंकि 5 है, प्रिंसिपल 1 है, अब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। अब हमें SI का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। SI का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और P जो है वो तो 1 है, R तो हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमें हम निकाला हुआ है हमारा 20, समान अवधि के लिए पूछा जा रहा है। ये हो गया 1 इंटू आर इंटू 20 बाय 100, यहाँ से 25
जा 100 हो गया, और ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 20। इसका मतलब जो हमारा रेट है वो निकल गया 20%। ठीक है, तो 20% जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है इनका सही जवाब। अब पढ़ते हम 7वें सवालों पे। जो हमारा 7वां नंबर का सवाल है वो क्या है, अ मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3 रिस्पेक्टिवली। ऑन एडिंग 7 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:2। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सर। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? तो देखो क्या है कि मिश्रण में क्या क्या है, तो मिल्क है और वाटर है। ठीक, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, वो है 5:3। ठीक, अब अगर हम 7 लीटर इसमें वाटर मिलाते तो रेशियो हो जाता है 1:2। अब जो रेशियो हो रहा है वो हो रहा है 1:2, लेकिन मिला क्या रहे हैं हम, मिला रहे हैं वाटर। अब क्योंकि वाटर मिला रहे हैं तो मिक्सर में मिल्क का क्वांटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मिल्क यहाँ पे अगर 5 है तो इधर भी होना चाहिए 5। तो हम क्या करने वाले हैं, इनको 5 से करने वाले दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो अब जो हमारा हो गया, अब हमारा जो रेशियो है वो है 5:10। अब देखो इधर भी 5 है, मिल्क सेम हो गया। वाटर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हो गया 10। इसका मतलब 7 यूनिट वाटर यहाँ से बढ़ा है। अब ये जो 7 यूनिट का वैल्यू हमें दे रखा है सवाल में, वो दे रखा है 7 लीटर के बराबर। 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 7 लीटर के बराबर। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 लीटर के बराबर। इसका मतलब अगर हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अगर हमसे यहाँ पे मिल्क का क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो मिल्क है कितना शुरू में, तो 5 यूनिट। तो आंसर इनका क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, क्योंकि 1 यूनिट में 1 लीटर है। तो 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5 लीटर। तो आंसर जो होगा हमारा मिल्क का वो होगा 5 लीटर, जो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब बढ़ते हैं हम 8वें सवालों पे। जो हमारा 8वां सवाल है वो क्या है, वो है ये, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3,4 बी के 6 इज पी एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई -10 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 3,4 है, बी जिसका निर्देशांक 6 है को मध्य बिंदु पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और एक्स प्लस वाई -10 बराबर 0 वाली रेखाखंड से मिलाया जाता है। हो क्या रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ये है, मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ए बी का जो कोऑर्डिनेट गिवन है हमें वो है 3,4 और के 6। ठीक है, अब इनका जो मिड पॉइंट है वो है हमारा पी जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है हमें एक्स वाई। अब ये जो मिड पॉइंट है ये पास कर रहा है किस इक्वेशन से, तो ये पास कर रहा है एक्स प्लस वाई -10 बराबर 0 से। ओके, तो हम पहले क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट। तो अगर हमें यहाँ पे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो होता है x1 + x2/2 + y1 + y2/2। तो यहाँ पे अगर हम x कैलकुलेट करें तो x बराबर होगा क्या 3 + k/2, और अगर हम y कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा 4 + 6/2 विच इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो y हो गया हमारा 5 और x हमारा है 3 + k/2। अब क्योंकि ये पॉइंट इसी इक्वेशन से पास कर रहा है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करें तो इनको ये सेटिस्फाई कर देगा। तो देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x + y -10 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हम पुट क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या है हमारा, वो है 3 + k/2 और जो y का वैल्यू है वो है 5 -10, ये बराबर होगा हमारा 0। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो 3 + k/2 -5 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा 3 + k/2 बराबर 5। दिस इंप्लाइज 3 + k बराबर हो गया हमारा 5 × 10, हेंस k जो होगा हमारा वो होगा 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो हमारा k का वैल्यू होगा वो होगा 7, जो हमारा है ऑप्शन नंबर सेकंड 7। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 9th नंबर के सवाल पे। देखो हमारा 9th नंबर का सवाल क्या है, इफ इन अ ट्राइंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन AB and BC। अच्छा, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें D और E, AB और BC पे 2 पॉइंट है। ठीक है, सच दैट DE इज पैरेलल टू AC। अच्छा, DE जो है वो AC के पैरेलल है एंड AD रेशियो AB दे रखा है हमें 3:8। कोई त्रिभुज ABC है जिसमें D और E, AB और BC पे 2 पॉइंट है और DE AC के समांतर है, और हमें गिवन क्या है, AD रेशियो AB दे रखा है 3:8, AD रेशियो AB दे रखा है हमें 3:8। तो पहली बात तो ये है क्योंकि ये समांतर है, पैरेलल है, इसलिए ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है BDE और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है BAC, ये दोनों होगा आपस में
सिमिलर, जिसको बोलते हैं हम लोग समरूप। हमें निकालना यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECA। अच्छा, BDE का एरिया हमें निकालना है, BDE त्रिभुज का एरिया रेशियो ये जो समलंब चतुर्भुज दिख रहा है ADEC, इनके एरिया, मतलब BDE और ADEC के एरिया का रेशियो हमें निकालना है। तो देखो हमें गिवन क्या है, AD गिवन है हमें 3 यूनिट, मान लेते हैं हम 3x ही, ठीक। और जो हमें BD गिवन है वो है हमें 8x गिवन, ऐसा ही है, हाँ। AB, अच्छा BD नहीं ना, AB गिवन है, रुक जाओ, AB गिवन है, इसका मतलब ये टोटल गिवन है हमें कितना, ये टोटल गिवन है हमें 8x। तो ये क्योंकि टोटल 8x है, तो यहाँ से जो BD होगा वो होगा 8x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 5x। ये हो गया हमारा 5x। अब अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके साइड के स्क्वायर का रेशियो उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा BD स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। ये होगा हमारा BD स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजा के वर्ग का अनुपात बराबर होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे BD स्क्वायर जो है वो क्या होगा, BD है 5, इसका मतलब हो गया 25x स्क्वायर, और जो AB स्क्वायर होगा, AB कितना है वो है 8, इसका मतलब ये हो गया 64x स्क्वायर। ये हो गया इनके स्क्वायर का एरिया का रेशियो। हमें निकालना किसका रेशियो है, हमें निकालना BDE और ADEC का। अच्छा, ADEC के अगर एरिया को हम फाइंड करें तो वो क्या होने वाला है, वो अगर हम ABC में BD के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ADEC का एरिया। देखो BDE का एरिया हमें गिवन है 25x स्क्वायर, और ABC का एरिया हमें गिवन है 64x स्क्वायर। तो ये जो ट्रेपेजियम है इनका एरिया हो जाएगा 64 माइनस 25, 64x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये होगा 14 माइनस 5 9, 5 माइनस 2 3, ये हो जाएगा 39x स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें ट्रेपेजियम का एरिया आ गया 39x स्क्वायर, और BDE का एरिया है 25x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसका रेशियो निकालें तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो होगा हमारा 25x स्क्वायर बाय 39x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 25 बाय 39 विच इज इक्वल टू 25 रेशियो 39। तो ये जो है ये है हमारा ऑप्शन नंबर C में जो है इनका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 10वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 10वें नंबर का सवाल है वो क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ओके। डायगोनल्स BD एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट E। इनका जो विकर्ण BD और AC है वो एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट करता है। If angle BEC is 128 and angle ECD is 25, then what is the measure of angle BAC? देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक सर्कल के अंदर हम बनाएंगे चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये हमारा होगा चक्रीय चतुर्भुज। पहली बात तो ये है जिसका नाम है ABCD, ओके। अभी इन दोनों का जो विकर्ण है, दोनों जो विकर्ण है ABCD का, वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे। चलो ठीक बात है। अब मैं गिवन क्या क्या है इसमें, इसमें गिवन है BEC, एंगल BEC अगर हम ध्यान से देखें तो ये है BEC जो गिवन है हमें 128, ओके। एंगल ECD अगर हम ECD को देखें तो ये हमारा ये वाला एंगल है, और ये गिवन है हमें 25 डिग्री। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है BAC, मतलब हमें ये एंगल निकालना है, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या है कि अगर BEC 128 है तो अगर हम यहाँ से CED कैलकुलेट करें, एंगल CED वो क्या होगा, क्योंकि BD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो एंगल CED होगा वो होगा 180 माइनस 128, और इसको अगर हम माइनस करें तो ये हो गया 10 माइनस 2, 7 माइनस 2 5, मतलब 52 डिग्री। तो ये जो एंगल हो गया ये हो गया हमारा 52 डिग्री। अब अगर हम ट्राइंगल DEC को ध्यान से देखें तो इनमें हमें दो एंगल गिवन है 52 25। अगर हम एंगल यहाँ से CDE को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंगल CDE जो होगा वो होगा क्या, वो होगा 180 डिग्री माइनस 25 प्लस 52, ओके। इनको करना पड़ेगा हमें माइनस, तो ये हो गया 180 माइनस 5 2 7 2 5 7 77,
इसको अगर हम माइनस करें तो ये हमें क्या दे देगा, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 7 0 1, ये हो गया 103। ये 103 कौन सा एंगल है, ये एंगल है हमारा CDE। हमसे पूछा कौन सा एंगल जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है BAC। अब देखो क्या है कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज का जो BC, ये जो BC सर्कल पे कॉर्ड है, BC जो सर्कल पे कॉर्ड है, वो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा D पे, वही सेम एंगल बनाता है यहाँ पे A पे, ठीक है। तो जो एंगल BDC है वही एंगल होगा BAC, क्योंकि ये एक ही मतलब सेम कॉर्ड से बनाया गया एंगल है। तो इसका मतलब जो एंगल BAC होगा वो भी होगा 103। तो इनका आंसर जो होने वाला है वो होना है 103, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 11वें नंबर के क्वेश्चन पे। जो हमारा 11वां सवाल है वो क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. If CD is the tangent to the circle at a point E and PA is 14, find the perimeter of triangle PCD. किसी बाहरी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB डाली जाती है। अच्छा, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इस पे कोई पॉइंट बाहर में है P, जिससे हम दो टेंजेंट इस पे डाल रहे हैं, एक PA और एक PB। एक डाल रहे हैं हम PA और दूसरा डाल रहे हैं PB, ओके। यदि बिंदु E पर CD वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु E पर CD, मान लो हम ये लाइन डाल रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे स्पर्श रेखा है, तो बिंदु E पर जो CD है वो स्पर्श रेखाएं हैं, ओके। PA बराबर हमें गिवन है 14, ये यहां से यहां तक जो है वो गिवन है हमें 14, और क्योंकि PA 14 है तो इनका PB भी क्या होगा, वो भी होगा 14, क्योंकि PA और PB दोनों स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होगा वो दोनों बराबर होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है PCD, त्रिभुज PCD का परिमाप। अच्छा, त्रिभुज PCD का अगर हम परिमाप निकाले, पेरीमीटर निकाले, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, तो PCD का जो पेरीमीटर होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ AP या PA, या फिर ट्वाइस ऑफ BP या PB, ओके। जो हमें AP और BP गिवन है, इनमें से किसी एक से हम इनके पेरीमीटर को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PCD का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AP विच इज 14, बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर, जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन, तो ये है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो हमारा है 12 नंबर का। जो 12 नंबर का सवाल है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री से। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर क्या, ओके। तो हमें पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर क्या। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो हम इनको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहली बात तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। हम इनको आराम से ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी का। जो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और दूसरा क्या है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और हम इस फॉर्मूले को यहाँ करने वाले हैं यूज, और इनसे हम करने वाले हैं इनका वैल्यू फाइंड आउट। तो यहाँ पे देखो साइन 6x प्लस साइन 4x है, यहाँ पे क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी मतलब 6x प्लस 4x विच इज 10x, और बाय 2 है तो ये हो जाएगा 5x इंटू कॉस 6x माइनस 4x 2x बाई 2x, ये हो गया एक, इंटू यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है, तो ये होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो ये हो गया 2 cos 5x इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, जो हमारा हो जाएगा साइन x, ठीक है। अब देखो इनको हम किस तरह से लिख रहे हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं इस तरह से कि 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x को एक जगह अरेंज कर रहे हैं, और इंटू 2 cos x इंटू, अच्छा साइन x को पहले लिख दे रहे हैं, रुक जाओ, ये हम लिख रहे हैं क्या 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। अब जो एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए,
ठीक है। 2 sin a इंटू कॉस ए होता है sin 2a, तो यहाँ पे 2 sin 5x इंटू कॉस 5x, तो ये हो जाएगा हमारा sin 2a विच इज 2 इंटू 5x, और 2 इंटू 5x हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा हमारा sin 10x इंटू यहाँ पे है 2 sin x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा हमारा sin 2x। ओके, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, sin 2x इंटू sin 10x, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, sin 2x इंटू sin 10x, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या है, जो हमारा 13 नंबर का सवाल है वो है, इफ रूट टू साइन 60 डिग्री माइनस एल्फा बराबर 1, देन एल्फा बराबर क्या। ओके, हमें गिवन है रूट टू साइन 60 डिग्री माइनस एल्फा बराबर 1। अच्छा, यहां से हम रूट टू को उधर भेज दें, अगर ये होगा हमारा साइन 60 डिग्री माइनस एल्फा बराबर 1 बाय रूट टू। ठीक है। अच्छा, साइन में 1 बाय रूट टू किसका वैल्यू होता है, तो साइन में जो 1 बाय रूट टू वैल्यू होता है वो होता है साइन 45 डिग्री का। ठीक, अब देखो दोनों साइड साइन, हम साइन को उड़ा रहे हैं, ये हो गया हमारा 60 माइनस एल्फा बराबर 45 डिग्री। अगर हम यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करें तो ये हो गया 60 माइनस 45 बराबर अल्फा, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमें दे देगा 50 अल्फा का वैल्यू। इसका मतलब जो अल्फा है वो हमारा हो जाएगा 15, जो है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। ओके, तो पहला ऑप्शन उसका होगा करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं 14th नंबर के सवाल पे, जो हमारा ये है, A man observes a car from a top of a tower which is moving towards the tower with a uniform speed. If the angle of depression of the car changes from 30 to 45 in 12 minutes, then what is the time taken by the car now to reach the tower? एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा है, मान लो कि ये टावर है, एक आदमी टावर पे खड़ा है, और खड़ा होकर वो ऊपर से देख रहा है कि कोई गाड़ी, एक कार है जो 12 मिनट में, एक कार है जो 12 मिनट में 30 से 45 एंगल हो जाता है। तो मान लो कि कार पहले यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, इसका मतलब अवनमन कोण जो था वो कितना था, तो वो था 30 डिग्री। अब कार आ चुका है इस पॉइंट पे, अब जो इसका अवनमन कोण है, अब ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हो गया ये 45 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये कितने देर में, मान लो अगर हम ए पॉइंट पे कोई टावर है और पहले बी पॉइंट पे कार था, अब ये सी का पॉइंट पे आ चुका है, और मान लो ये हमारा ए डी टावर है, तो बी से सी आने में 15 मिनट लगा है, तो इनका कहना है कि सी से ए आने में कितना समय लगेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर एंगल ये वाला 30 है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये हो गया 30, और ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल से 45। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो BC का डिस्टेंस है वो है x, और जो AC का डिस्टेंस है वो है y। अगर AC y है, और अगर हम ट्राइंगल ADC को ध्यान से देखें तो यहाँ हम लगा सकते हैं tan 45। tan 45 बराबर होगा AD बाय AC, AD बाय AC। तो tan 45 होता है 1, और ये हो गया हमारा AD बाय AC को हम कंसिडर किए y, इसका मतलब y बराबर AD हो गया। इसका मतलब AD और AC ये दोनों बराबर है, तो ये भी हमारा हो गया y। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ABD में देखें, यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30। tan 30 अगर लगाए यहाँ, तो ये हो गया हमारा क्या, तो y बाय एक्स प्लस वाई। यहाँ पे tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, ये बराबर हो गया हमारा y बाय एक्स प्लस वाई। दिस इंप्लाइज, अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर √3y, और यहाँ से अगर हम x को कैलकुलेट करें तो ये हो गया x बराबर √3y माइनस वाई। एक सेकंड, ये हो गया हमारा √3y माइनस वाई। अब देखो क्या है कि अगर यहाँ हम √3 को, ये y को कॉमन लेते तो ये हो गया हमारा x बराबर y इंटू √3 माइनस 1। अब है क्या कि x डिस्टेंस जाने में जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 12 मिनट, x डिस्टेंस जाने में लग रहा है 12 मिनट। हमसे पूछा जा रहा है कि y डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा। अगर x डिस्टेंस जाने में लग रहा है 12 मिनट, ठीक है, तो इसका मतलब y इंटू √3 माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में लग रहा है 12 मिनट। इसका मतलब अगर हमें 1 मीटर जाना हो या फिर 1 यूनिट जाना हो, तो इसमें हमें कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा 12 बाय y इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, और अगर हमें y डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो ये होगा 12 बाय y इंटू √3 माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, अब यहां से y और y हो जा रहा है कैंसिल,
तो जो हमारा आंसर आ रहा है वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा हमारा 12/√3 - 1 टाइम लगेगा। अब यहां से अगर हम इनके हर का परिमयकरण कर दे, अगर यहां से हम रेशनलाइज कर दे, एक सेकंड रुक जाओ, अगर हम यहाँ रेशनलाइज करें किसका, तो डिनोमिनेटर का, तो हम देख पाएंगे कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो ये हो गया हमारा 12/√3 - 1, और √3 + 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 से हम डिवाइड करने वाले हैं। तो ऊपर हो गया हमारा 12 टाइम्स √3 + 1, और नीचे हमारा हो गया √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, ये 2 से 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 6 2 जा 12, तो जो आंसर होगा वो होगा 6 टाइम्स √3 + 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर y डिस्टेंस c से a पे आना है, y डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उनको 6 इंटू √3 + 1 टाइम लगने वाला है, मतलब इतना मिनट टाइम लगने वाला है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन, ये है ऑप्शन नंबर हमारा बी। ओके, हम बढ़ते हैं 15वें नंबर के सवाल पे। वो क्या है, तो ये है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22176 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। एक गोलाकार खेल मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 22,176 वर्ग सेंटीमीटर, 50 रुपये प्रति मीटर की दर से इस मैदान की बाड़ लगाने की लागत क्या है। तो पहली बात तो यह है कि हमें एरिया गिवन है, और एरिया सर्कल को होता है πr², जो हमें गिवन है 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें फेंसिंग करना है, तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे इनका सरकमफेरेंस, पेरीमीटर निकालना है हमें सर्कल का। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। 22/7 इंटू r², ये बराबर है हमारा 22176, और ये कैंसिल होगा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 0, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, ओके, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 0 0 2 8 जा 16, ये हो गया 1008। अब यहाँ से r² अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया 1008 इंटू 7, और अगर हम इनको थोड़ा फैक्टराइज करें तो देखो 1008 को फैक्टराइज अगर हम करते हैं, शायद ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 10 - 7 3 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 144 इंटू 7, और इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू, अच्छा एक 7 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये एक 7 छूट रहा है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ से जो r आएगा हमारा वो होगा इनका स्क्वायर रूट, जो हमें दे देगा क्या, 12 इंटू 7, जो हमारा होगा 84 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रेडियस है वो हो गया 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि 50 रुपये प्रति मीटर की दर से फेंसिंग कराना है, तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे इनका पेरीमीटर। तो इनका पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, अच्छा एक बात यहाँ पे दे रखा है कि 50 रुपया प्रति मीटर है, और हम जो रेडियस निकाल रहे हैं वो सेंटीमीटर में, तो इसको हमें इस मीटर में अगर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 84/100, ये हो गया हमारा इसका मीटर में। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले 2πr, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 84/100, और हम ये 50 रुपये प्रति मीटर खर्च भी हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनमें कर रहे हैं 50 से मल्टीप्लाई, ताकि हम उनमें कितना खर्च होगा वो निकाल पाए डायरेक्ट। यहाँ से 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, 2 50 जा 100, ठीक है, यहाँ से 50 50 कैंसिल, 22 इंटू 12 अगर हम करें तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 2, ये हो जाएगा 26। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है ₹264। जो ऑप्शन ए और सी ये दोनों में एक ही टाइप हो गया है, तो इनमें ए या सी दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास मोर देन अबव होता है हम वो लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ₹264 आंसर। हम बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर, जो हमारा है 16 नंबर का। 16 नंबर का सवाल हमारा है क्या, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड के एक फ्लक से एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार काटा जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर हो। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical block of side 7 centimeter such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube. What is the surface area of the remaining solid in square centimeter? यहाँ पे हो क्या रहा है, एक क्यूब है जिसके ऊपर से एक हेमिस्फेयर अर्धगोला को काट के निकाल लिया गया, और अर्धगोला का जो व्यास है, मतलब उनका जो डायमीटर है वो घन के क्यूब के एज के बराबर है। तो इसका मतलब जो हेमिस्फेयर का रेडियस होगा वो होगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एज है, जो साइड है क्यूब का, वो है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से काट के निकाला है, तो रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया होगा
जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होना क्या है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, अगर हम यहाँ लिखे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो वो होगा क्या, तो ये होगा क्यूब का एरिया जो होता है 6a² मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस ये जो हेमिस्फेयर है, ये जो अर्धगोला है, इनके कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πr², और ये जो ऊपर में सर्कुलर पार्ट बच रहा है ये हो जा रहा है हमारा ज्यादा, तो इसको करना पड़ेगा हमें माइनस, विच इज πr²। तो ये हो गया हमारा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² होता है πr²। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाने वाला है। यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू पुट करें तो देखो a हमारा क्या है 7 विच इज 49, प्लस पाई का मतलब 22/7 इंटू r² जो है हमारा 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से 7 7 कैंसिल हुआ, 2 11 जा 22, यहाँ से अगर हम 6 इंटू 49 करें तो ये हमें दे देगा 9 6 जा 54, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, सही है ना, 9 6 जा 54 कैरी था 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 29 प्लस 77/2। 77/2 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो क्या हमें मिलने वाला है, ये होगा हमारा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5। अब हमें ऐड करना है 294 को 38.5 से, तो ये हमें क्या दे देगा 5 तो पॉइंट में होगा ही, 4 8 12, 9 3 12 प्लस 1 13 213, तो इसका आंसर होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी में। ओके, अब बढ़ते हम 17वें सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये हमारा 17th नंबर का सवाल, रवि कैन डू अ वर्क इन 40 days एंड सुधा कैन डू द सेम वर्क इन 60 days। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद सुधा ऑन द फर्स्ट डे, देन इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड। रवि एक काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। देखो सुधा कर सकती है 60 दिन में, रवि उसी काम को कर सकता है 40 दिनों में, ठीक है। यदि वे पहले दिन सुधा से शुरू करके, सुधा पहले दिन काम कर रही है, फिर दूसरा दिन काम कर रहा है रवि, फिर तीसरे दिन सुधा, फिर चौथे दिन रवि, इस तरह से काम को खत्म करना है तो कितना दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि 60 और 40 का जो एलसीएम होगा वो हो गया 120, इसका मतलब 120 टोटल काम है, और एक दिन का काम इसका है 2, इनका एक दिन का काम है 3, तो एक दिन का काम इसका 2, इसका 3, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 डेज का जो काम होगा वो हो गया हमारा 2 + 3 विच इज 5 यूनिट वर्क हमारा है 5 दिन में कंप्लीट। हमें करना कितना वर्क है, हमें करना है 120 वर्क। तो अगर हम 5 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमें दे देगा 120, तो क्योंकि यहाँ पे हम 24 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी हम करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24 इंटू 2 विच इज 48। इसका मतलब ये है कि 48 दिनों में 120 काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो खत्म होने वाला है 48 दिनों में, जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ओके, हम बढ़ते हैं 18वें सवाल पे, 18th नंबर के क्वेश्चन पे। जो हमारा 18वां सवाल है वो क्या है, 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 days एंड 25 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 days। 15 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, 15 पुरुष किसी काम को, 15 मैन किसी काम को कर सकता है 25 दिनों में, ठीक है। उसी काम को 25 महिलाएं 40 दिनों में पूरा कर रहा है, 25 विमेन इसी काम को कर रही है कितने दिनों में, 40 डेज में। यदि सभी पुरुष एवं महिलाएं मिलकर कार्य करें, अगर सारे पुरुष और महिलाएं साथ में मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले हम मैन और वुमेन का रेशियो निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखो 25 होगा कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो जो मैन बाय वुमेन हुआ वो हो गया हमारा 8/3, ठीक है। अब हम यहां से निकाल लेते हैं पहले टोटल वर्क। जो टोटल वर्क है इनका, जो टोटल वर्क है वो हो गया क्या, तो 15 इंटू मैन कितना है, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, मैन है 8 इंटू 25, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होगा, 15 8 से होता है 120, ठीक है, इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 0 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 प्लस 6 3 0 30, तो 3000 वर्क है। और इनको अब दोनों मिलके अगर करती है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, तो टोटल जो टाइम लगेगा दोनों मिलके वो क्या होगा 3000 बाय मैन कितने हैं 15, और यहाँ पे ये रेशो क्या है 8, तो ये हो गया 15 इंटू 8 प्लस वुमेन 3, इधर कितना है तो ये है 25, ये 25 इंटू 3,
ओके, तो ये हमें दे देगा कितना, तो 3000 बाय 120 प्लस 75, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बराबर हो गया हमारा कितना, एक सेकेंड हम इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, अच्छा यहाँ कर लेते हैं, ये बराबर हमारा हो गया 3000 बाय 120 प्लस 75 होगा 195। अब इसको हम कराने वाले हैं कैंसिल, 5 से हो जाएगा कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 0 0, और 3 से जाएगा 3 13 जा 39, या 13 3 जा 39, एक ही बात है, 3 2 जा 6 0 0, ये आ गया हमारा 200 बाय 13, जो हमारा अब कैंसिल होना नहीं है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये होगा हमारा 13 1 जा 13, 10 माइनस 3 7 70, 13 5 जा 65 होल 5 बाय 13। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 15 होल 5 बाय 13, जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब 15.5/13 दिनों में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 19 नंबर के सवालों पे। जो हमारा 19वां सवाल है वो क्या है, डिसऑनेस्ट मर्चेंट। ओके, एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो इसमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो अपने सामान को 12.5% लॉस पे बेचता है। अगर 12.5% लॉस पे बेचे तो इसका मतलब क्या है, 125 बाय परसेंट का 100, एक पॉइंट का 100, 0, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 8 जा 40, इसका मतलब 8 रुपया का सामान है और वो बेच रहा है 7 रुपए में, तब उसको लॉस हो रहा है 12.5% का। ठीक है, ये हमारा सीपी है एसपी। अब वजन जो यूज कर रहा है वो 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम कर रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है 28 ग्राम का यूज 36 ग्राम के जगह पे। तो हमें यहाँ करना क्या है, हमें करना है इन दोनों साइड में दोनों को मल्टीप्लाई, 8 इंटू 28 अगर करें तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें 36 को 7 से, ये हो गया 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 252। तो देखो यहाँ पे एसपी है 252, सीपी है 224, देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2 2, 28 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हो तो ये हो गया 28 बाई 224 इंटू 100। ओके, ये यहाँ से कैंसिल हमें कराना है अगर है तो ये 4 से होगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ओके, 7 8 जा 56, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, ये हो गया हमारा 25 बाई 2, जिसका मतलब होता है 12.5%। इसका मतलब 12.5% का होगा इसको गेन। ठीक है, 12.5% का हो गया गेन, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं लास्ट नंबर के सवाल पे, जो हमारा है 20वां सवाल। हमारा 20वां सवाल क्या है, इन ट्राइंगल पीक्यूआर त्रिभुज में एंगल क्यू बराबर 84 डिग्री, एंगल क्यू जो है वो 84 है, एंगल आर इज 48, पीएस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पीएस जो है वो क्यू आर पे लंब है, क्यू आर पे एट एस पे, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी। देखो हमसे सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, हम इनको बना ही लेते हैं ज्यादा आसान हो। एक हमारे पास त्रिभुज है, ट्राइंगल है, जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्यू हमें गिवन है कितना, तो ये है 84, जो एस हमें और एक एंगल है आर, एंगल आर गिवन है 48। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है क्या कह रहा है, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अच्छा, पी एस परपेंडिकुलर है, तो मान लो ये परपेंडिकुलर है पी एस, कहाँ पे, तो क्यू आर पे, एस, ये है परपेंडिकुलर, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, पी जो एंगल है इसका बाइसेक्टर क्यू आर है एट टी पे। ओके, एक सेकेंड, अच्छा पी आर, एक सेकेंड, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी। ओके, का मतलब एक बाइसेक्टर भी है एंगल पी का, जो क्यू आर पे कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है टी पे। ठीक है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एक्चुअली, ये पूरा एंगल को यहाँ से यहाँ तक बाइसेक्ट कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, एस पी टी, एंगल एस पी टी, इसका मतलब ये जो बीच वाला एंगल है, ये रेड कलर से दिख रहा है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर हमें ये बीच वाला एंगल चाहिए तो एंगल एस पी टी बराबर होता है हाफ इंटू 84 माइनस 48।
ये होता है हमारा ये वाला एंगल, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो और यहाँ एक परपेंडिकुलर हो। इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 84 माइनस 48 कर लेते हैं हम। 14 माइनस 8 6, 7 माइनस 4 3, तो ये हमें दे देगा 2, 18 या 36। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 18 डिग्री। जो एंगल एसपी2 होगा वो होगा 18 डिग्री, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में हम 20 ऐसे ऐसे सवाल को ले रहे हैं जो या तो एग्जामिनेशन में पूछा गया है या जो अपकमिंग एग्जाम टीचिंग का होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है। अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फिर हम उस पर मैथ्स पे बात करेंगे और फिर हम ऐसे 20 क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।